जय हिंद दोस्तों। आज हम ट्वेल्थ हिस्ट्री के चैप्टर 2 राजा किसान और नगर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको महाजनपदों और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। 16 महाजनपद की संख्या में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध थी। तो सबसे पहले हम आपको महाजनपदों के बारे में बताएंगे, उसके बाद में मगध के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री चैप्टर 2 जो कि 12th का है और जिसका नाम राजा किसान और नगर है। तो हम बताते चले कि कुल महाजनपदों की संख्या 16 थी और सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो थी वो मगध थी, जिसके संस्थापक यानी मगध महाजनपद के संस्थापक वृहद्रथ हुए, जिसकी जानकारी हमें प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत से पता चलता है कि वृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो आप मगध बताएंगे और मगध के संस्थापक वृहद्रथ थे। चलिए आगे देखते हैं। और मगध के उदय के कारण थे, यानी कौन से रीजन थे, कौन से कारण थे जिसमें 16 महाजनपदों में एक मगध ही ऐसा महाजनपद निकला जो सबसे शक्तिशाली था। तो उदय यानी उसके आगे बढ़ने के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिकल रीजन्स, जैसे आर्थिक कारण, और दूसरा राजनीतिक कारण, और तीसरा भौगोलिक कारण। आर्थिक कारण में यह था कि मगध अन्य महाजनपदों की तुलना में अधिक धन और संपत्ति के मामले में ज़्यादा थी, और यहाँ का राजनीति सिस्टम जो था बहुत अन्य महाजनपदों की तुलना में अच्छा था, क्योंकि जो मगध की धरती में जितने भी वंश हुए उनके सभी राजाओं ने अच्छे नियम कानून को चलाया, जिससे मगध शक्तिशाली हो पाया। तीसरा रीजन था भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में मगध साम्राज्य जो था वो 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ था, गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था, और यहाँ जंगलों की संख्या अधिक थी, जिसमें हाथी और लकड़ियाँ वगैरह ये सब अधिक मात्रा में मिल जाते थे, जिसका उपयोग राजा अपने युद्ध में करते थे। यही कारण थे कि मगध साम्राज्य का उदय बहुत जल्द हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे, पहले तो हो गया कि कुल महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था और मगध साम्राज्य के संस्थापक वृहद्रथ थे। मगध साम्राज्य के उदय के कारण आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और भौगोलिक कारण थे। अब हम देखेंगे मगध साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया। तो मगध राजवंश में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। तो हम एक एक करके आपको बताते चलते हैं। सबसे पहला राजवंश हुआ, जैसे कि देख सकते हैं मगध में वंशों का क्रम यानी कि एक लाइन से बता देंगे। पहले पे आता है हर्यक वंश, दूसरे पे शिशु नागवंश, तीसरे पे नंदवंश और चौथे पे मौर्य वंश। सबसे पहले हम हर्यक वंश की बात करेंगे। तो हर्यक वंश मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन था, तो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश को एक और नाम से जानते हैं, जिसे प्रीतिहीनता वंश के नाम से हर्यक वंश को नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको प्रीतिहीनता शब्द जो है आया है उसको समझा दें। प्रीतिहीनता का अर्थ होता है अपने पिता की हत्या करके शासक बनना या राजा बनना। जैसा कि इस वंश में जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या करके ही अपने शासक की राजगद्दी को संभाला था, इसीलिए हर्यक वंश को प्रीतिहीनता वंश के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि प्रीतिहीनता किसे कहते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने 544 BC यानी बिफोर क्राइस्ट में हर्यक वंश की स्थापना किए थे, और उन्होंने अपने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी को बनाया। बिंबिसार अपने दरबार में एक राजवैद्य को रखे हुए थे, जिसका नाम जीवक था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवक जो राजवैद्य था, राजवैद्य का मतलब होता है डॉक्टर्स, जिसको चिकित्सक बोलते हैं। तो बिंबिसार जो थे वो अपने दरबार में एक वैद्य जी को रखे हुए थे, जिसका नाम क्या था, जीवक। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीवक किसके दरबार में रहा करता था, तो बिंबिसार के दरबार में। जीवक का संबंध किस वंश से था, तो हर्यक वंश से था, क्योंकि बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और अपने दरबार में जीवक को वैद्य के रूप में रखा था। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जीवक ने बुद्ध, जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, गौतम बुद्ध की बात यहाँ की जा रही है, और एवं अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा की थी।
जो जीवक राजवैद्य थे वो हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार के तो दरबार में रहते थे, लेकिन जब एक वक्त ऐसा आया जब गौतम बुद्ध और अवंती के राजा प्रद्योत दुखी थे, उनको काफ़ी बीमारी बड़ी हो गई थी जिसके कारण उनके बचने की चांस कम थी, तब बिंबिसार ने उसे बचाने के लिए, बुद्ध और अवंती के राजा प्रद्योत को बचाने के लिए जीवक, अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। जिसके बाद जीवक ने गौतम बुद्ध एवं प्रद्योत की सेवा की, उनका देखभाल किया, उनका इलाज किया, जिसके बाद ये दोनों बच गए। जिसके परिणाम स्वरूप अवंती के राजा प्रद्योत ने बिंबिसार से संधि की और अपने अवंती साम्राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार राजवैद्य जीवक से की सहायता से किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीवक ने किन दो महापुरुष की सेवा की थी, तो बुद्ध और अवंती के राजा प्रद्योत की। आगे चलते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक नीति को भी अपनाया था और उन्होंने कुल 3 कन्याकुमारी से विवाह किया था, जिसमें पहले आता है महाकोसला। आप यहाँ देख सकते हैं महाकोसला। जो महाकोसला कन्याकुमारी थी वो कोसल वंश की राजकुमारी थी। आपसे पूछा जाएगा कि महाकोसला किसकी पत्नी थी, तो बिंबिसार की पत्नी थी। महाकोसला किस वंश की थी, तो कोसल वंश की थी, पहली उनकी पत्नी थी। और दूसरा विवाह बिंबिसार किनसे करते हैं ये आपको हम बताते हैं। तो दूसरा विवाह उन्होंने चेलना से किया। चेलना वैशाली, जो अपने निकट मुजफ्फरपुर के निकट वैशाली वहाँ पे आता है, वैशाली के राजा चेतक की पुत्री थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि चेलना किसकी पुत्री थी, तो चेतक की पुत्री थी। याद करने का शॉर्टकट ट्रिक हम बताते हैं। च से चेलना और च से चेतक, यानी चेलना चेतक की पुत्री थी, जिससे बिंबिसार विवाह किया हुआ था। अब आगे तीसरा विवाह देखते हैं उनका। तो तीसरा विवाह क्षेमा से किए थे और क्षेमा पंजाब की राजकुमारी थी। तो इस तरह से बिंबिसार ने अपना वैवाहिक नीति अपनाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरेक वंश का कौन ऐसा शासक था जिन्होंने वैवाहिक नीति को अपनाया, तो आप बता सकते हैं बिंबिसार। तो आशा करते हैं आप इतने चीज़ों को समझ चुके होंगे। जैसा कि हमने बताया कि प्रीतिहीनता, तब बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु आएंगे और अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पे बैठेंगे, आसीन होंगे। तो देखते हैं अजातशत्रु के बारे में, जो कि हरेक वंश का दूसरा शासक हुआ। अजातशत्रु, जैसा कि हम देख सकते हैं, अजातशत्रु जिसे कुनिक भी कहा करते थे, कहा जाता है, अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरेक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है, तो अजातशत्रु को। अब हम आपको कुनिक शब्द के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। कुनिक उस इंसान को कहते हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी सिंहासन को संभाला हो। तो अजातशत्रु हरेक वंश का पहला ऐसा शासक हुआ जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पे बैठे थे, इसीलिए इन्हें कुनिक भी कहा करते थे। आगे इनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने 1492 ईस्वी में, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ बिंबिसार 544 बीसी में राजगद्दी संभालते हैं और 492 बीसी में उनके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दिया। जिसके बाद 492 बीसी में ही अजातशत्रु पिता की हत्या कर शासक बना और उन्होंने अपने शासनकाल में वैशाली तथा काशी, यहाँ पे देख सकते हैं काशी, वैशाली तथा काशी 2 क्षेत्रों को जीता। उनके जीवन का पहला ऐसा कार्य था। और दूसरा कार्य, उन्होंने बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध के मरने के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। प्रथम बौद्ध संगीति क्या था, तो हम इस चीज़ को बताना चाहते हैं। बौद्ध धर्म, जो कि आप आगे के क्लास में देख सकते हैं इस चीज़ को, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, जिनमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में करवाया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हरेक वंश के किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अब अजातशत्रु ने अपने जीवन काल में यही किया। 1492 में राजा बने, पिता की हत्या करके वैशाली तथा काशी को जीते और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किए। अब इनके बाद इनका पुत्र आता है उदय। जैसी करनी वैसी भरनी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु के पुत्र उदय ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए हम पिछले लाइन में ही बताए थे कि इस वंश को प्रीतिहीनता वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि हरेक वंश एक ऐसा वंश था जिसमें सभी शासकों ने अपने सिंहासन को संभालने के लिए अपने पिता की हत्या किए थे। तो हम अब अजातशत्रु के बाद उदयन के बारे में बताएंगे आपको।
तो उदयन ने पिता की हत्या कर राजा बना था और इन्होंने गंगा, यहाँ पे गंगा सोन गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था, जिसका वर्तमान में नाम पाटलिपुत्र के जगह पटना है। जो आज हम पटना जो बिहार के वर्तमान में राजधानी है सुनते हैं, उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इस पाटलिपुत्र नगर को बसाने वाला शख्स, इंसान, हरेक वंश का अंतिम शासक उदयन था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था, तो उदयन ने किया था। उदयन किस वंश का शासक था, तो हरेक वंश का अंतिम शासक था। अब इसके बाद हरेक वंश समाप्त हो जाएगा क्योंकि उदयन हरेक वंश का अंतिम शासक था। तो आशा करते हैं कि हरेक वंश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और खास बात यह था कि उदयन ने राजगिरी, जो अपने दादा बिंबिसार के द्वारा बनाया गया राजधानी राजगिरी से मगध की राजधानी को लाया था पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना खुद करके उन्होंने इसे राजधानी बनाया। अब इसके बाद उनके सेनापति शिशुनाग थे। किनके सेनापति, तो उदयन के सेनापति। और शिशुनाग ने उदयन की हत्या कर अपने एक नए वंश का निर्माण किया, जो मगध की धरती का दूसरा वंश था, जिसका नाम शिशुनाग वंश है। तो हम आशा करते हैं कि हर एक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन में आपको कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे वंश शिशुनाग वंश के तरफ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि दूसरे वंश का नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे। शिशुनाग कौन थे, तो उदयन के सेनापति थे। उनके साम्राज्य में रहा करते थे। उदयन के कमजोरी को देखते हुए शिशुनाग ने फायदा उठाया और उदयन की हत्या कर अपने एक नए वंश का निर्माण किया, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो आपसे पूछा जाएगा कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग थे। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से लाया, उठा करके, जहां उदयन ने बनाया था ना पाटलिपुत्र राजधानी, वहां से वैशाली लाया। वैशाली आप जैसे कि हम बताए थे कि जो चेलना थी, वो चेतक की पुत्री थी, जो कि वैशाली की थी। और उसी जगह को, वैशाली को शिशुनाग ने अपना राजधानी बनाया। उससे पहले राजधानी जैसे कि पाटलिपुत्र थी, उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को लाया। कौन, तो शिशुनाग। आगे उन्होंने देखिएगा क्या करते हैं, तो शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। तो मगध में अवंती को, जो शिशुनाग थे, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। शिशुनाग अपने शासनकाल में दो प्रमुख काम किए। एक, अपने राजधानी परिवर्तन किया, मगध को पाटलिपुत्र से वैशाली लाया। और दूसरा काम, उन्होंने अवंती, जहाँ के राजा क्या थे, प्रद्योत थे। जैसा कि हमने बताया कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था इलाज करने के लिए, वहीं के राजा, तो उसी अवंती राज को मगध में मिलाया। तो मगध में अवंती को मिलाने वाला शासक कौन था, तो शिशुनाग था। शिशुनाग किस वंश का था, तो शिशुनाग वंश का था। इन्होंने अपने जीवन काल में ये दो प्रमुख कार्य किए। उनके बाद इनके पुत्र हुए, किनके पुत्र, शिशुनाग के पुत्र कालाशोक इनके पुत्र थे। इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि शिशुनाग, जो कालाशोक का पिता था, उन्होंने राजधानी वैशाली को बनाया और शिशुनाग के पुत्र कालाशोक वैशाली से राजधानी पुनः पाटलिपुत्र लेकर चले गए। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। हमने बताया कि टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जिनमें प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु और द्वितीय बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। अब इसके बाद एक शिशुनाग वंश का तीसरा शासक हुआ और अंतिम शासक, जिसका नाम था नंदी। जैसे कि आप देख सकते हैं, नंदीवर्धन, जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो आपसे पूछा जाएगा कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था या किसका पुत्र था, तो कालाशोक का पुत्र था नंदीवर्मन, और नंदीवर्मन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो इस तरह से हम आपको मगध में स्थापित 4 राजवंशों में हरेक वंश और शिशुनाग वंश हम आपको बता दिए। आशा करते हैं आपको समझ में
चीज़ें आई होंगी। और हम अब तीसरे वंश की तरफ अग्रसर होते हैं। अब आप देखिए तीसरा वंश जिसका नाम था नंद वंश, बहुत ही वीवीआई चीज है, आप ध्यान देंगे। नंद वंश जिसके संस्थापक महापदम नंद थे। महापदम नंद कौन थे? तो नंदीवर्धन जो शिशु नाग वंश के अंतिम शासक थे, इन्होंने अपने सेनापति किनको बनाया था? महापदम नंद को। और महापदम नंद ने नंदीवर्धन की हत्या करके एक नए वंश का निर्माण किया जिसका नाम था नंद वंश। तो आपसे पूछा जाएगा कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापदम नंद थे। भारत का पहला ऐसा शासक जिसने एकराट की उपाधि धारण किया था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का ऐसा कौन पहला शासक था जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण किया था? तो उस शासक का नाम है महापदम नंद। अब एकराट की उपाधि किसको कहेंगे, इस चीज को आप समझिए। महापदम नंद एक महान योग्य सम्राट थे जिन्होंने अपने कार्य से लोगों के दिलों को जीता था, लोगों के दिलों पर राज किया था। इसीलिए लोगों ने उन्हें एकराट की उपाधि से विभूषित किया। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला ऐसा कौन शासक था जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण किया? तो वो था महापदम नंद। पुराणों में महापदम नंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। और पुराणों की संख्या जैसे कि हम आपको बता दें कि 18 है। पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी संख्या 18 है। और इसी ग्रंथ में महापदम नंद को यह बताया गया है कि महापदम नंद परशुराम के दूसरे अवतार थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि परशुराम के दूसरे अवतार कौन थे? महापदम नंद। महापदम नंद किस वंश के थे? नंद वंश के थे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप याद रखेंगे इन चीजों को। आगे देखिएगा, इसने यानी महापदम नंद ने कलिंग को जीता और यहाँ से जैन सेन की मूर्ति को मगध में लाया। महापदम नंद अपने शासनकाल में कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे गए और युद्ध किए और वहाँ के कलिंग नामक स्थान को जीत करके और वहाँ से जैन धर्म से जीन सेन की मूर्ति को मगध में लाए। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीन सेन की मूर्ति को मगध में लाने वाला साम्राज्य शासक कौन था? तो वह महापदम नंद था, नंद वंश का। जिसके बाद इन्होंने कलिंग में इसने एक नहर खुदवाया। नहर जैसे कि आप जानते हैं जहाँ से पानी का निकासी होता है, नहर खुदवाया जिसका प्रमाण हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, जिस पर खारवेल ने यह लिखवाया था कि महापदम नंद कलिंग आया और कलिंग को जीता और यहाँ पे एक नहर का निर्माण करवाया। इसका प्रमाण हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाथी गुफा अभिलेख में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो महापदम नंद के द्वारा कलिंग विजय यानी कलिंग की जीत और एक नहर खुदाई, इस बात का प्रमाण कौन दिलवाता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से सम्राट खारवेल जो थे वो कलिंग के राजा थे और महापदम नंद नंदवंश के शासक थे। आगे हम आपको बताएंगे धनानंद के बारे में। धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। आपसे पूछा जाएगा कि नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे? धनानंद थे। धनानंद एक क्रूर और अव्यवहार बहुत कठोर शासक हुआ, जिसके कारण इस मगध की धरती पे भारतीय वंशों का क्षय विलन हो गया और इसी के साथ नंद वंश खत्म हो गया। जिसके बाद भारत की धरती पे यूनानी सम्राट सिकंदर का आक्रमण होता है। तो हम आपको अगले वीडियो में विदेशी आक्रमण ईरानी और यूनानी में सिकंदर के बारे में बताएंगे। सिकंदर कैसे भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं। देखिए, जब भारत अपनी राजनीति परंपरा आपके हाथ में नहीं है तो दूसरा आराम से आपके ऊपर अधिकार कर सकता है। हम देख सकते हैं कि एकदम लाइन से एक शासक दूसरे शासक के ऊपर आक्रमण कर करके अपने शक्ति को मजबूत करना चाहता है। जिस क्रम में धनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, ये बहुत कमजोर शासक हुए, जिसके परिणाम स्वरूप सिकंदर, नाम तो सुने ही होइएगा, यूनान का सम्राट था और इन्होंने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। भारत पे किस तरह से आक्रमण करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आप देखना ना भूलेंगे। विदेशी आक्रमण ईरानी और यूनानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सिकंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो आने वाले बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चन भी जीके जीएस के आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1526 ईस्वी में। 326 ईस्वी में, 326 बीसी में इन्होंने आक्रमण किया, बिफोर क्राइस्ट में।
तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी, और अगले वीडियो में सिकंदर कैसे भारत पे आक्रमण करता है इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।